हेलो क्लास, हेलो दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ आर यू एंड हाउ इज योर डे गोइंग। आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है, एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट्स। आप मुझे चैट्स में बता सकते हो। एंड मैं आपको ये बता दूं, मैं हर दिन चैट से गो थ्रू होता हूँ कि किन लोगों ने क्या बोला है। सो प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल कमेंट्स, ओके। कि आप क्या चाहते हो, आप किन टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हो। डू लेट मी नो इन द चैट्स, ओके। एंड फॉर श्योर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू समथिंग ऑन दैट। सो क्लास, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था ना, दैट विल बी सॉल्विंग द सिफ्ट 2 पेपर ऑफ 1 दिसंबर एंड 2022। ओके, 1 दिसंबर के जो सिफ्ट 2 का पेपर है ना एसएससीजीएल का, वो हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। बट वन सेकेंड, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, ओके। आई थिंक कि मैक्सिमम लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन। सो आई एम शिवम कौशिक, योर फ्रेंड, ब्रदर, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 दिसंबर के सिफ्ट 2 का पेपर, उसका सॉल्यूशन बेसिकली। सो आई थिंक एवरीबडी इज रेडी। सो डू वन थिंग ना, हर क्लास से पहले आप एक काम कर सकते हैं, प्लीज कीप योर पेन एंड पेपर रेडी विथ यू। जो इजी क्वेश्चन है उन्हें तो आप रहने दीजिए, बट द पॉइंट इज कि जो क्वेश्चन आपको रहे कि नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है, ओके आप उसे जल्दी से नोट कर ले। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो प्लीज डू सो, एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So first question is x is a negative number such that k plus k raised to the power minus 1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस टू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होता है, k प्लस k रेस्ड टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन k के इक्वल। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू माइनस टू के इक्वल है। अगर ये एक्सप्रेशन रहा ना तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे k की वैल्यू मेरे माइनस 1 के इक्वल है। अब जैसे ही k इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। और अब आप क्या करोगे, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर प्लस के माइनस 5। आप इस के इक्वल टू माइनस 1 को इसमें पुट कर दो, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1, देन इट वुड बी माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 2। और इसे मैं डिवाइड कर देता हूं, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1, ओके, एंड इट इज माइनस 1 एंड माइनस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। सो 1 माइनस 6 इज माइनस 5 एंड 1 माइनस 6 अगेन इट इज माइनस 5। तो ये माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। इट इज इन ऑप्शन नंबर 2 ओनली। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में ना, तो आप बस क्वेश्चन नंबर मार्क करके कमेंट्स में लिख देना, ओके। आई एम सेइंग दिस थिंग, मैं शॉर्ट्स में जरूर से उन वीडियोस आई कैन से उस क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन मैं आपको सेपरेटली मैं बता दूंगा, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक आसानी क्वेश्चन है, हाउ इज इट सो। तो इन्होंने बता रखा है दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 5 रूट 2 के इक्वल। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 4 की, ओके। तो मैं थोड़ा सा ना इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। ऑल राइट, सो लेट्स सी। अब हमें क्या करना है ना, ये मान तो हमें दी हुई है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 बाई रूट टू 5 रूट 2 के इक्वल है, नॉट 5 बाई रूट 2। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, ये जो नंबर लिखा है ना 5 रूट 2, इसका आप स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके लेट मी राइट 5 रूट 2 द स्क्वायर माइनस ऑफ, और उसमें से जो भी आप स्क्वायर करोगे उसमें से आप बस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एंड 25, 25 इंटू 2 इज 50, 50 माइनस 2 इज 48। ये आ गई, ओके। और जैसे मैं अगर ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, 48। सो इट वुड बी 48 स्क्वायर, और फिर उस स्क्वायर में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 48 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, इट इज 2304, ओके 2304 होती है। इसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2302 के इक्वल। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू, ओके। इट इज इन ऑप्शन नंबर 4। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैं हिंट्स दे ही देता हूँ। आप ये देखो, अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर की बात करूँ, तो ये क्या आता है, ये आता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2, राइट ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्लस 2 को ट्रांसपोज कर दूंगा एलएचएस में। तो जैसे मैं इस प्लस 2 को ट्रांसपोज करूंगा एलएचएस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2। तो सेम काम मैंने यहाँ पे कर रखा है, और सेम सिमिलरली मैंने आगे भी प्रोसीड किया है। सो दिस इज द आंसर 2302। सिमिलरली मैंने इसका भी कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 आ गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, नॉट ठीक बट हाँ। तो देख सकते हैं, क्वेश्चन इज, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, ओके।
थोड़ा सा इसे ना ऐसे क्वेश्चंस को आप एक काम करो, आप इसका एक फिगर बना लो। एक निश्चित दूरी है, मान लेते हैं कि ये निश्चित दूरी कितनी है, ये डी के इक्वल है। ओके, तो ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम मतलब कि प्रवाह की दिशा में चलते हुए, तो प्रवाह की दिशा में चलते हुए लेट्स से अगर मैं बोट के स्पीड बोल दूं एक्स, ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं बोट के स्पीड क्या बोल देता हूं एक्स, और जो प्रवाह है दैट इज स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ द रिवर, तो मैं स्ट्रीम की स्पीड को क्या बोल देता हूं, मैं वाई बोल देता हूं। इसका मतलब कि अगर वो एक्स प्लस वाई से ट्रेवल करता है तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे टाइम लगता है 9 आवर्स। और अगर वो प्रवाह की दिशा के उल्टा चलता है, ओके, तो वहां पे स्पीड क्या हो गया, उस केस में ऐसे गया तो एक्स प्लस वाई है, और ऐसे आया तो कितना है, ये एक्स माइनस वाई है। बट द पॉइंट इज कि अगर ऐसा रहा तो इस केस में इसको टाइम कितना लगना है, इसको टाइम लगना है 18 आर के इक्वल। ओके, और ये एक्स किलोमीटर पर आवर है, और सेम यहाँ पे भी है वाई किलोमीटर पर आवर ही है। हमने ये किलोमीटर पर आवर में इन चीजों को डिस्कस कर रखा है। तो क्लास आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। आप देख रहे हो कि टाइम यहाँ पे दोगुना हो गया है, टाइम दोगुना हो गया ना, मतलब स्पीड क्या हो गया होगा, आधा हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें वही तय करना है, राइट। अगर डिस्टेंस हमें वही तय करना है तो अगर मेरा टाइम दुगुना हो गया मतलब स्पीड आधा हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना, ये इसकी दोगुनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। अच्छी बात है। तो अब आप एक काम करो, अब ना इक्वेशंस बनाने इन सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आप एक काम करो, आप ऐसे एक ना सिचुएशन एज्यूम कर लो। आप मानो ना कि आपको 180 किलोमीटर वहां पे आपका टोटल डिस्टेंस है, और आप एकदम अच्छे तरीके से आप ये फाइंड करो, अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ तो आप देख रहे हो ना, मैं 9 आवर में पहुंच जाऊंगा, तो टाइम यहाँ पे 9 आवर आ गया। और अगर मैं इसके हाफ से चलता हूँ, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं चलता हूँ, तो यहाँ में कितना लग रहा है, यहाँ में 18 आवर लग रहा है। तो मतलब जो सिचुएशन था मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को जज कर रखा है। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस इज नथिंग बट 180 किलोमीटर। मैंने बस ये एज्यूम करा, ओके, मैंने अपने हिसाब से एक सिनेरियो बना लिया जैसा कि क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा था। डिस्टेंस 180 किलोमीटर आ गया। आप एक्स प्लस वाई की मैं बात करूं, ओके, एक्स प्लस वाई मतलब कि प्रवाह की दिशा में चलते हुए उसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, और उसके अपोजिट इसका क्या है, उसके अगर वो अपोजिट चलता है तो इट इज नथिंग बट 10 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत आसान है, आप जैसे इन्हें ऐड करोगे ना, आप जैसे इन्हें ऐड करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 15 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड, हाँ, एक्स आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, और वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी भारी नहीं रहा। ओके, लिखने में इन सब चीजों को इतना टाइम लग रहा है, बेसिकली आपको इतना टाइम नहीं लगना। द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि एक्स से अगर 15 आ गया तो इन्होंने क्या पूछा है कि शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को, तो 3/5 भाग पूरा दूरी कितना है, ये तो 180 किलोमीटर है। तो आप एक काम करो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो इट इज 3/5 ऑफ 180। तो डिस्टेंस तो ये आ गया, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सिंस शांत जल में तो सिर्फ नाव की चाल से ही मतलब है, तो नाव का चाल हमने क्या एज्यूम कर रखा है, बोट का स्पीड x है, x की वैल्यू 15 है, सो इट वुड बी 15 स्पीड इनटू टाइम t। तो हमें इस t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप डिवाइड करोगे ना, सो 5 टाइम्स ऑफ, ओके, 5 टाइम्स ऑफ 3 30 15 30 इट्स 36। हाँ, और आप 3 से कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ 5 इज 15, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/5, दैट इज 7.2। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, ऑप्शन नंबर 2। तो बेसिकली क्या है ना, आप बस स्पीड्स को जज करो, उनसे चीजों को एनालाइज करो एंड प्रोसीड है, दैट्स इट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल बताना है ना, पाई चार्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाई केरला। तो केरला यहाँ पे कितना स्टील प्रोड्यूस कर रहा है इन मिलियन यूनिट्स, इट इज 200। तो मैं सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला बता दूं, इट इज पार्ट अपॉन होल। तो पार्ट तो 200 है और होल कितना है, तो 220 प्लस 180 400 होता है, ये भी 400 होगा, सो 4 4 800 प्लस 2 1000। सो पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाइड विद 360, सिंपल। जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये 5 आएगा और ये 72 आएगा, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन नंबर 4। इन क्वेश्चंस में टाइम हमें बचाना है, लेट्स सी। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। क्या इन्होंने बोला है, शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 44%, okay, makes a profit of 44% on selling an article at successive discount of 10 and 20%। मतलब एक दुकानदार एक वस्तु को 10 और 20% के क्रमिक छूट पर बेचने के बाद। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे नेट डिस्काउंट की बात करूँ तो नेट डिस्काउंट क्या आ जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। तो अगर x% और y% का सक्सेसिव डिस्काउंट रहा तो नेट नेट डिस्काउंट होता है x प्लस वाई, सो इट वुड बी 10 प्लस 20 माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 100। तो माइनस ऑफ एक्स वाई कर लो आप,
तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 दैट इज 200/100 दैट इज 2। तो नेट डिस्काउंट मेरा कितना आ रहा है, नेट डिस्काउंट आ रहा है 28%। ओके ओके ऑल फाइन। तो ये जो डिस्काउंट्स होते हैं वो किस पे होते हैं, वो तो मार्क प्राइस पे होते हैं, दैट इज ओके। तो लेट्स से वो मार्क प्राइस पे हमने वहां पे डिस्काउंट तो देख लिया। तो अगर 28% डिस्काउंट हुआ सो व्हाट इट मींस कि उसे वो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। लेट्स से अगर मैं इसे सीपी और एसपी से ही सॉल्व कर ले रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं ना, अगर मैं लेट्स से कि ये रहा एसपी, तो एसपी क्या होने वाला है यहाँ पे, मैं किस प्राइस पे इसे बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ सीपी और ये 28% तो डिस्काउंट हुआ, सो इट वुड बी 72%। तो 72% ऑफ सीपी पे मैं इसे बेच रहा हूँ। ओके और उस पे वो 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है, मीन्स नेट प्रॉफिट ऑफ 44%। तो 44% नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो सीपी के रिस्पेक्ट में 144% वहां पे कमा रहा है, राइट ना, क्योंकि 100% सीपी मतलब हाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, और 144 का मतलब क्या होगा कि वो प्रॉफिट पे मतलब सीपी पे ना 44% का प्रॉफिट वो ले रहा है। सो इट वुड बी 144% ऑफ सीपी। तो आपको बस इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना है, 144% ऑफ सीपी हमने ये लिख लिया। 72 टाइम्स ऑफ 2 100 और 100 कट जाएगा, और लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग, इट इज एसपी। ओके ये है मेरा मार्क प्राइस, ये क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे मिलता है ना, और इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ओनली। तो एक काम करो, आप मार्क प्राइस को 100 मान लो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर लिया ना, मार्क प्राइस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं मार्क प्राइस को 100 ले लूँ तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 50 आ जाएगा। ओके और इन्होंने बोला है कि अगर यदि दुकानदार उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है, तो 100 का 15% 15 होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उस केस में, उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 85। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो आप देख लो अंतर कितना है, 35 का अंतर है, कितने में, 50 में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यू विल बी गेटिंग योर आंसर ओनली। ओके क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 7, 5 टाइम्स ऑफ 10, एक जीरो गया, इट इज 70%। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट सो नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो यहाँ पे बस आपको ये रिलेशन स्टैब्लिश करना था, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई थिंक कि देखिए ये सब कुछ ट्रिक्स वगैरह नहीं होते, ओके ऐसा बताया जाता है, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि 10th में हमने ये चीज पढ़ रखा है। साइन ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल होती है। ओके साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, इट हैपेंस अगर ए प्लस बी मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरा कोण दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ऐसा हो ना तो साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होता है। आप बस देख लो, साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 60। ओके ठीक है, साइन 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 50। साइन 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट वुड बी कॉस ऑफ 40, और साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 30। आप देखो ये चीजें कैंसिल ही हो जाएंगे, cos 30 cos 30 cos 40 cos 40 cos 50 cos 50 एंड cos 60 cos 60, ये सभी कैंसिल हो गए, आंसर आ गया अपन। सिंपल, साइन ए इक्वल्स टू cos बी अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 हो तो। ओके ऐसे हमें इन चीजों को डील करना है बेसिकली। अगला क्वेश्चन क्या है, what is the ratio between the HCF and LCM of the numbers whose LCM is 48 and the product of number is 384। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि HCF into LCM is equal to product of two numbers, तो product of two number क्या दिया है, 384 दिया है। अब जल्दी से ना HCF फाइंड ही कर लो, HCF क्या आ जाएगा 384 by LCM, तो LCM क्या है 48, आप जब इसे फाइंड करोगे ना तो लेट्स सी यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, अगर मैं इसे कैंसिल करूं, ओके सो फर्स्ट आई वांट टू कैंसिल बाय 8, so 8 times of 6, और 8 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ, so 8 times of 4 32, then we are having 6 and 4 64 8, so 6 times of 8, okay ये 8 times कैंसिल हो गया, तो HCF यहाँ पे 8 आ गया, हमें रेशियो क्या निकालना है, HCF and LCM का, so 8 ratio 48 we have to find, in simply words we can write this one as 1:6, okay ऑप्शन नंबर 2, as simple as that। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10, 5 और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर के कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब ऐसे वृद्धि वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स की मैं बात करूं, नॉट डिस्काउंट व्हाट आई एम सेइंग, अगर x और y% का इंक्रीमेंट हुआ, डिस्काउंट वाला तो कैसा अलग होता था, अगर x% और y% का इंक्रीमेंट हो तो नेट इंक्रीमेंट क्या होता है इन परसेंटेज, नेट इंक्रीज क्या होगा, नेट इंक्रीज होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के इक्वल। तो आप एक काम करो, पहले आप 10 और 5 पे देख लो, तो 10 और 5 के केस में क्या होगा, इट इज 10 प्लस 5 15
प्लस 50/100 दैट इज 0.5। तो अब जैसे इसे फाइंड करोगे ना तो ये क्या आ गया, ये आ गया 15.5 के इक्वल। तो ये तो इन दोनों का नेट डिस्काउंट, ये इन दोनों का नेट इंक्रीमेंट आ गया। अगला है मेरा 15%, आप इसको भी ऐड करके देख लो। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो x% एंड y% तो ये निकल के आ ही गए हैं, आपको नेट बताना है यहाँ पे। तो फिर आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दो, 15.5 प्लस 15, और इसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो आप एक काम करोगे, जैसे अभी डेसिमल उड़ाओगे यहाँ पे आ जाएगा 0, जस्ट कैलकुलेट। अगर मैं 155 की बात करूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 150 प्लस 5, और मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 5। देख लेते हैं ये क्या आ गया, ये आ गया 1500, ये क्या आ गया, ये आ गया 750। ओके, 1500 और 750 आ गए, ये आ गया मेरा 50 और ये आ गया मेरा 25। तो 750 और 50 800, 1500 800 2300, और ये आ गया 2325। ऑल राइट ना। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 2325 को मुझे 1000 से भाग देना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.5 प्लस 2.325। ओके, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32.825 ओनली। तो 32 तो मेरा इंटीग्रल वैल्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे ये 32 इंटीग्रल वैल्यू है, बट नो प्रॉब्लम। मैं काम करता हूँ, मैं अगर इस फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 825/1000, और जैसे आप इसे कैंसिल करोगे ना 25 से, ओके, तो ये आ जाएगा 40, ऊपर आ जाएगा मेरा 33। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, 32 इंटीजर 33/40%। तो ये मेरा नेट इंक्रीमेंट यहाँ पे आने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक सो कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है, और कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है बेसिकली। इसमें कोई मैं बता दूं, ये 10th में पढ़ना भी है। सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है ना कि एरिया जो होते हैं ना वो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो इन्होंने बोला है कि एबीसी का एरिया कितना है, एबीसी का एरिया एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब एरिया एबीसी इन्होंने क्या बता रखा है, ये एरिया एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बता रखा है, ये बता रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के इक्वल। और ये जो होते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग सेट के रेशियोज के इक्वल होते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ये बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें बी सी की वैल्यू बतानी है, वो भी सी एम में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, ई एफ की वैल्यू ए इन्होंने बता ही रखा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डन। आप ए स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई ए एक्स अपॉन वाई। सिंपल, इट इज इन ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये इतना लिखने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना, आप लोग ऐसे ही देख करके उड़ा सकते हो इन चीजों को। ओके, दोनों साइड स्क्वायर रूट लो तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बीसी अपॉन ए हो जाएगा। तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स अपॉन वाई के इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 है। ओके, बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों का अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। ओके, तो आप देखो कितना कम हुआ है। ओके, एक्चुअली 18 लिया गया था बट एक्चुअल था वो 14। ओके, तो 4 यहाँ कम हुआ, 19 था लिया गया 15, 4 यहाँ कम हुआ। तो नेट डिक्रीमेंट कितना हुआ, नेट डिक्रीमेंट हुआ अपना -8 का। ओके, कितने स्टूडेंट्स में, 25 स्टूडेंट्स में, तो औसत में भी इतने का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सो कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा, तो आप 8/25 फाइंड करो, सो इट वुड बी -0.32। ओके, ये -0.32 के इक्वल आएगा। आप एक काम करो, आप 19 में से ना ये घटा दो, क्योंकि ये हमने एवरेज तो फाइंड कर ही रखा था और इतना ये गलत है, तो मैं इसे एज इट इज सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो आंसर वुड बिकम इक्वल्स टू, इट इज 18.68। हाँ, इट इज इन ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर है। आप सिंपल ये देख लो ये गलतियां हुई कितनी और उससे नेट क्या असर पड़ने वाला है कितने स्टूडेंट्स में। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही चिंदी सवाल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m प्लस n। सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर पाओ। तो x रेस टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बेसिस सभी सेम है तो आप सभी पावर्स को ऐड कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, x रेस टू द पावर 9 प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा -4 -6। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x रेस टू द पावर 14 - 10 दैट इज 4। ऑप्शन नंबर 1, सिंपल। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बता रखा है, इन्होंने बोला है कि sin 30 cos 60 दैट इज sin a cos b माइनस cos a sin b की वैल्यू क्या होती है। तो कंपोजिट एंगल्स में ये फॉर्मूला होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b इज नथिंग बट sin a माइनस b। ये क्या आ जाएगा, sin 30 - 60।
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन ऑफ -30 की वैल्यू। ओके, और -30 मीन्स चौथा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, सो इट वुड बिकम इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 30 ओनली। दैट इज इन ऑप्शन नंबर या 2, माइनस साइन 30। और इस पे आते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन पे इन्होंने बोला ना कि आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है, रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6। ओके, तो मैं मीन प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर दो नंबर है तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट अंडर ए बी। और अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूं तो लेट्स से अगर तीन नंबर्स हैं ए बी और सी ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि ये ए अपॉन बी की वैल्यू बी अपॉन सी के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल, और सी क्या है यहाँ पे, सी है अपना थर्ड प्रोपोर्शनल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं ओके अगर मैं मीन प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 1.6 इंटू 3.6। तो अब जैसे सॉल्व करोगे तो इसमें से निकल के आ गया 0.4, इसमें से क्या निकल के आ गया 0.6। जैसे इसे मैं अगर फाइंड करूं, ओके 1 सेकेंड, आप यहाँ पे 1 सेकेंड क्लास, कैसे सॉल्व करना है इसे। इस 1.6 को आप क्या लिख लो, आप इसे लिख लो 16/10। ओके, इसे लिख लो आप 36/10। तो ये क्या आ गया, ऊपर से आ गया 4 मल्टीप्लाइड विद 6, और ये 10 इंटू 10 100 हो गया, अंडर रूट 100 इज नथिंग बट 10 ओनली। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 24/10। और अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूँ, इट इज नथिंग बट मीन प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल की अगर मैं बात करूँ, वो किन नंबर्स के बीच में चाहिए, 5 और 8 के बीच में। सो इट वुड बी 8 स्क्वायर, क्योंकि 5 8 के बीच में चाहिए, तो लेट्स से तीसरा नंबर सी है, तो इट वुड बी 8 स्क्वायर 64 अपॉन 5। आपको बस इसका रेशियो फाइंड करना है, 24 अपॉन 10 इज 2। तो इज 2 में ये क्या होगा, ये 64 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा। लेट्स कैंसिल दीज थिंग्स आउट। सो 5 टाइम्स ऑफ 2, 2 टाइम्स ऑफ 12, और 4 से कैंसिल करते हैं, 4 तिया 12 और 4 16 64, 3:16। ऑप्शन नंबर 3 सिंपल। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके, सो क्लास दिस इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव वन। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ओके, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। फिर से ये क्वेश्चन है, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 1200 रुपए है। ओके, और यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो अगर लाभ हो रहा है मतलब कि एसपी जो मतलब जिस कॉस्ट में मैं बेच रहा हूँ, विक्रय मूल्य एसपी जो होगा वो हमेशा सीपी से यहाँ पे बड़ा होने वाला है। ओके, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, और इनके बीच का जो अंतर होता है वही तो प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पे तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि 1200 हमारा प्रॉफिट है, और इन्होंने ये भी बता रखा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15% के इक्वल। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट दैट इज 15 इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी हमें नहीं पता, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100 ओनली। सो 15 से अगर मैं काटूंगा तो 15 × 120, ये 80 आ गया। ओके, तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 × 100 दैट इज 8000। और इन्होंने क्या बताया है कि सीपी और एसपी का अंतर कितना है, 1200 है। और सिंस एसपी बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1200 में ऐड कर दूंगा, दैट इज 9200। आई थिंक इट इज क्लियर। कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर 2 9200, ये आपका आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। ओके, तो लेट्स से कि वो कुछ अमाउंट ए है जो उसने बोरो किया है। ओके, 25% के एनुअल रेट पे 6 वर्षों के लिए, तो इसका ब्याज वो कितना देने वाला है। ओके, इट इज नथिंग बट 25 into 6 दैट इज 150%, 150% ऑफ दिस अमाउंट ए। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें इन्होंने बोल दिया कि 6 वर्षों के बाद ना ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए ज्यादा होती है। तो ये उधार लिया गया था और इसलिए 360 ज्यादा हो गया। सॉल्व करो, आंसर पाओ। तो 50 से कैंसिल करेंगे, सो इट वुड बी 3/2। सो 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, 360 के इक्वल। तो 3a/2 माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, a/2 इक्वल्स टू 360। तो अमाउंट कितना बोरो हुआ था, 720 ओनली। ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये जो स्टेट जो रिलेशंस है ना वो बनाने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, बट सॉल्व करने में तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेट्स सी, ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 cm है, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो व्हाट द क्वेश्चन इज, ओके 1 सेकंड, मैं ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर बना के आपको बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो 1 सेकंड, या हियर वी आर। ओके क्लास, लेट्स सी, मैं आपको ऐसे ड्राइंग कर दे रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
आप कॉन्सेप्ट्स को नोट करते चलिए, ओके। कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करने को। और ये एक सर्कल है जो इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और मान लीजिए कि अगर ये इसका साइड लेंथ ए है ना, तो मैं आपको बता दूं कि इस जो सर्कल का रेडियस आएगा ना, इस सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होगा, ए अपॉन रूट 3 के इक्वल। ओके, दिस इज जनरल रिजल्ट। और ये रिजल्ट ऐसा क्यों आता है तो मैं आपको इसे एक डिटेल्ड वीडियो में बता दूंगा। एक्चुअली ये हम लोगों ने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है प्रोजेक्शन का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन अप्लाई करके इन चीज़ों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर साइड लेंथ ए है तो उसका जो सर्कल जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है उसका रेडियस क्या होगा, ए अपॉन रूट 3। तो अगर इसका साइड 12 है तो रेडियस किसके इक्वल होगा, 12 अपॉन रूट 3 के इक्वल, दैट इज 4 रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, सो प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से हम इन चीजों का डेरिवेशन भी देख सकते हैं। इट इज, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, मैं क्वेश्चन में ही टिक कर रहा हूँ 4 रूट 3 cm। आई थिंक इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्या पूछा इन्होंने, कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो प्रतिशत ज्ञात करना तो मतलब नंबर्स का तो ज्यादा कुछ गेम है नहीं, आप एक स्टैंडर्ड नंबर भी ले सकते हो। जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है 3 स्थान तक, ये मान लें कि दुकान ई से, ठीक है, सभी पुस्तकें वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो आप एक काम करो, ये 4000 दुकान ई से ना 4000 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो इसमें से अगर मैं 2 जीरो हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो 4000 में प्रॉफिट बनेगा वो 40 में ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेशियोज क्या है, एसी इज टू कूलर इज टू पंखा का 5:1:4। तो 5 4 9 1 10, मतलब एक यूनिट का दाम कितना हुआ, 4 के इक्वल। तो मैं देख लूं एसी कितना बिका यहाँ पे, एसी 5 चौके 20। कूलर कितना बिका यहाँ पे, कूलर बिका मेरा 4 एकम 4। और फैन कितना बिका, 4 चौके 16। तो हमें निकालना है बेसिकली राजस्व का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है ऑफ कूलर, ओके, बाई ई। तो ई के द्वारा कूलर कितना बेचा गया, 4, और एक का कॉस्ट कितना है, 8000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 गुने 4 32 होता है, तो नीचे क्या आ गया मेरा, नीचे तो आ गया मेरा 32,000। ओके, इसमें ऐड कर लो। अच्छा, इन्होंने बोला है कि 20 यहाँ पे मेरे एसी भी बिके, और एक एसी का कॉस्ट कितना है, एक एसी का कॉस्ट है 26,500। तो इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ओके 26 दूनी 52 और 10, तो हाँ यह आ जाएगा 530। और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 जीरोस लगाने होंगे। एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 16 हमने यहाँ पे फैंस कर दें, और फैन का कॉस्ट क्या है, इट इज 2200। एक सेकंड, ऐसा मैं क्लियर कर लूँ, ऐसा ना हो कि, देखिए बोल ही रहा था मैं, इट इज 1220, ये मेरे फैन का कॉस्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1220 से। तो 122 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इससे भी करने का बहुत ही तरीका है, बट हाँ मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही कर रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे सॉल्व करोगे 2 5 9 और 1, 1952 आता है। तो 1952 तो मेरा आ गया 122 गुने 16 की वैल्यू। इसके बाद हमें 2 जीरोस और बैठाने हैं। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आपने सभी जगहों से 2 2 जीरोस कैंसिल कर सकते हो फॉर मेकिंग कैलकुलेशन सिंपलर। और बस आप क्या करो ना, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, बट मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया 320 अपॉन 320 जोड़ 5300 जोड़ 1952। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आ गया, ये आ गया 320 अपॉन ओके, तो 5300 और 320 क्या हो गया, 5620। तो 5620 में मुझे क्या जोड़ना है, 1952। तो ये क्या आ गया, ये आ गया, अगर मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करूं तो इट इज 2, देन 5 2 7, 9 6 15 5 कैरी 1 और 5 2 7। ओके, ये आ गया यहाँ पे 320, और इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, तभी मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकल के आने वाला है। तो मैं काम करूंगा 25 से कैंसिल कर लो और 4 से कैंसिल कर लो। तो 4 25 से 100 और 4 से कैंसिल करूंगा तो 4 18 72, 3 7 37, 4 9 36, 1 2 3। हाँ, तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो इंटीग्रल वैल्यूज अलग अलग हैं। तो 320 और 1893 कुल मिला के कुछ ना कुछ आसपास 6 के आसपास ये आ रहा है। और 25/6 मतलब यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 4 के इक्वल। ओके, सो 25/6 की अगर मैं वैल्यू बात करूँ, ये एग्जैक्ट नहीं कर रहा, आई एम अप्लाइंग द अप्रोक्सीमेशन। तो ये लगभग 6 गुना है, 25/6 मतलब ये 4 के आसपास कहीं आ रहा है। आप देख रहे हो इट इज इन ऑप्शन नंबर 1 ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है। आई थिंक इट इज क्लियर, इसमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने कि निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये स्कोर कर रखा है। ओके, SST 92 90 90 80। तो इन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है ना कि आप उन
स्टूडेंट्स का नंबर बताओ जिनके स्कोर्स 80% या उससे अबव हो। तो 80% या उससे अबव, तो जितने स्कोर ने भी हर सब्जेक्ट में 80% स्कोर किया होगा उनका तो 80% होगा ही, या उससे ऊपर स्कोर किया होगा। तो मैं देख रहा हूँ ए ने किया है सभी में, गुड, और बी ने भी किया है सब में 80, तो इसका मतलब ओवरऑल जो होगा वो 80 से तो बड़ा ही होगा। ओके, इससे कम तो होने वाला है नहीं। इस केस में हमें चेक करना होगा। अगले केस की अगर मैं बात करूं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें से 5 हटा दो, तो 80 में से 5 गया, यहाँ पे आ गया 80, 5 इसमें आप जोड़ दो, ये आ गया 80 मेरा। तो इस केस में आप देख रहे हो इसमें भी चारों केसेस मेरे 80 वाले आ गए। इस केस में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसमें से 5 हटा भी दूं तो ये 80 हुआ, बट इसमें 5 जोड़ूंगा तो बस एक ही 80 बनेगा, तो यहाँ पे 3 80 हुए, एक 75 रह गया, तो नहीं ये नहीं हो सकता। इस केस में सभी 80 से बड़े हैं, तो ये मेरा होगा। तो मतलब 4 तो मेरे श्योर है, अब मुझे ये 5वां बस चेक करना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि 80 तो है ही और 65 और 70 है, तो इसका श्योर शॉट मैं बोल सकता हूँ कि इसका एवरेज 80 से कम होगा। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 4। कौन कौन से हैं? ये हैं ए, बी, डी और एफ। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। S3:S4 की वैल्यू बतानी है आपको। तो S3 क्या है? 400/500। राज S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और इससे भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। सिंपल, 400:500, इट इज 4:5 ओनली। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं है। एंड देन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इन्होंने क्या बोला है दैट 8127 को अगर मैं 8 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। तो लेट्स सी, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल मुझे पता है। मैं क्या करता हूं, मैं लास्ट के 3 डिजिट्स को पकड़ता हूं। तो इसमें भी आप पकड़ लो, भाग देके देख लो। 15 8 120 होता है और इसमें आपको 7 जोड़ना होगा। मतलब 7 कितना आ गया मेरा? रिमाइंडर। सिंपल, आप 127 को 8 से भाग करके देख लो, रिमाइंडर क्या है, दैट वुड बी योर आंसर। ओके, सो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इस क्वेश्चन पे आते हैं। 71 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, क्यों? पर थोड़ा सा सोचने वाला है। ए बी सी ना एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिन में पूरा करते हैं। ओके, तो मैंने जो प्रीवियस में भी बताया था आपको, आप एक काम करो, इसका नेट यूनिट निकाल लो एलसीएम लेकर के। तो 40 यूनिट टोटल काम है। ए 10 दिन में करता है, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में मेरा 4 यूनिट काम करने वाला है। ओके, मैं यहाँ पे ना 1 डे का ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, तो 1 डी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। बी से 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो 20 दूनी 40, हाँ ये 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। और सी 40 दिन में कर रहा है, मतलब सी 1 यूनिट काम कर रहा है। और इन्होंने बोला है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की दोनों की सहायता प्रदान की जाए तो, मतलब कि पहले दूसरे ने तीसरे दिन। तो अगर मैं 2 डेज में बात करूं तो 2 डेज में ए कितना काम कर लेगा? 2 डेज में ए काम कर लेगा मेरा 4 दूनी 8 यूनिट का। और तीसरे दिन तो इन तीनों को आना है, तो 4 2 6 1 7। तो 3 दिन में ए बी और तीसरे दिन, ओके, थर्ड डे आई एम आस्किंग फॉर, तो थर्ड डे में ए बी और सी सब मिलकर कितना करेंगे? 7 यूनिट। मतलब कि ये है कि 3 दिन में कितना काम अपना कंप्लीट हुआ? इट इज 15 यूनिट ओनली। ओके, आई थिंक ये अभी तक आपको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, पहले 2 दिन ए काम करेगा तो ये 8 यूनिट होगा। ओके, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। पहले 2 दिन ए अकेले काम किया तो इट इज 8 यूनिट, और तीसरे दिन सब मिल गए तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 7 15 यूनिट का। ठीक है, ये 15 यूनिट का काम तो हो गया 3 दिन में। तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 यूनिट का। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज टोटल काम ही 40 यूनिट है और सब मिलके ही कर रहे हैं। तो अब देखो, अब क्या करना है ना, 6 के बाद अगर मैं 7वें दिन की बात करूं तो ए अकेला काम करेगा और 8वें दिन भी ए अकेला ही काम करेगा। तो 8 दिन होते होते ए ने 2 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 दूनी 8, 30 में 8 जोड़ दो, 38 यूनिट। अब 38 यूनिट काम 8 दिन में तो कंप्लीट हो गया है। और 9वें दिन ए बी और सी तीनों को आना है, और ए बी और सी तीनों मिला करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 यूनिट ही आपको करना है। ओके, 2 यूनिट ही आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 2:7 के इक्वल, क्योंकि 2 यूनिट काम कंप्लीट करना है, एक दिन में 7 यूनिट हो सकता है। तो अगर एक दिन में 7 यूनिट होगा तो एक यूनिट में कितना लगेगा? 1/7। तो 2 यूनिट में कितना लगेगा? 2/7 ओनली। ओके, तो 2/7 अपना फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 8 डेज मेरे कंप्लीट हो रखे हैं। तो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, एंड बोल करके लिख करके करने में इतना टाइम लग रहा है, आप जब क्वेश्चन खुद से लगाओगे दिमाग से ना तो उतना टाइम नहीं लगता। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, दैट इज सम टू प्रोडक्ट। तो सम टू प्रोडक्ट में क्या होता है ना, आप साइन अल्फा माइनस साइन बीटा फाइंड करना चाहते हो, सो इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ, पहले आप साइन साइन जो है ना बहुत ही मिलजुल के रहने वाले हैं, वो अपने साथ कॉस को आने देता है, बट कॉस वाले अपने साथ नहीं आने देते, या तो पूरा वो कॉस ही रहेगा, वो पूरा का पूरा साइन ही रहेगा।
तो अगर मैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की बात करूं, इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं, इट वुड बी कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, आप जैसे ही इसे फाइंड करोगे ना, तो आप देख सकते हो इट इज 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, और अगर आपको किसमें कोई भी डाउट हो ना, डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। एक और तरीका हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन। कैसे फाइंड करोगे? अल्फा और बीटा से कुछ वैल्यू ले लो, लेट्स से अल्फा को आप 60 ले लो और बीटा को आप 30 ले लो, दैट्स इट। सभी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं, आंसर में सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगला क्वेश्चन है कि 4 सीएम त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले से 72 सीएम ऊंचाई एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। ओके, दैट इज कोन। ओके, सो सिंस वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अ शेप टू अनदर शेप, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में वॉल्यूम तो सेम होता है मेरा, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शंकु, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला क्या होता है? इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिख लो 2/3 पाई, रेडियस 4 दिया ही हुआ है, तो 4 क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। और इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें फाइंड क्या करना है? शंकु के आधार की त्रिज्या ना, दैट इज आर ही हमें फाइंड करनी है। तो आर स्क्वायर एच क्या है? 72 के इक्वल फाइंड कर लो। पाई/3 गया, और 8 8 64, 8 9 72। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16/9 के इक्वल। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। सिंपल। 4/3 को अगर मैं डेसिमल में फाइंड करूं, तो इट इज 1.33 ओनली। ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं है। 1 सेकंड क्लास, या हियर वी आर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं है, और अगर कोई भी डाउट हो ना, देन डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 74। एक त्रिभुज के कोण x-46, x+96 और 8x डिग्री है, तो आपको 2x का मान यहाँ पे बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। सबको जोड़ दो, तो x x 2 8 10x हो गया। 96 - 46 कर दो, ये 50 आ गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 180 के इक्वल। तो 10x क्या आ गया? 130। तो x क्या आ गया? 13। x 13 आ गया, तो 2x क्या आ गया? 26। सिंपल। ऑप्शन नंबर 3। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है, और इसमें इन्होंने क्या बोला है? एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त तो इस बार ठीक ठाक बन गया। इसका सेंटर मेरा O है, और इन्होंने बोला कि किसी पॉइंट P से खींची गई एक स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। ओके, सो दिस पॉइंट इज Q। यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा बना रखा है, और इन्होंने बोला कि PQ इज 24 cm। मुझे पता है कि वृत्त के त्रिज्या और ये जो टेंजेंट होता है ना, दैट इज स्पर्श रेखा, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और इन्होंने रेडियस OQ बता रखा है 10 cm। तो वी नो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 26 cm। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो क्लास वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ शिफ्ट 2 एज वेल। हमने शिफ्ट 2 को भी डिस्कस कर लिया, एंड आई थिंक यू हैव एंजॉयड अ लॉट। आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कस करने में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं आपको ही पता है। अगले क्लास में मैं किसी एक स्पेशल क्वेश्चन टाइप को लेकर के ना, उस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, या कोई एक रिजल्ट को मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो विद दीज वर्ड्स इट्स टाइम टू टेक योर लीव। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय, एंड प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सो क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय एवरीवन।